आ गए। तो अब जो आप लोग कहते थे कि ईद के बाद देखेंगे, अब जो आप लोगों के साथ आने वाले हफ्तों में होने वाला है, मैं एडवांस में बता दूं, वो आप लोगों से देखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दी है। 15 तारीख को बोल। अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, बस क्या छोटा मोटा क्विज ले लेंगे हम लोग। उसमें हम 40-50 मुश्किल सवाल आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देंगे। आए सब पता चलेगा, सस्पेंस बरकरार रखें ताकि आप लोग थोड़ा टेंशन में भी रहे। वैसे आप लोग हमें हमेशा टेंशन देते हैं ना, हर मर्तबा ये मसला वो मसला। देखते हैं आप लोग कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। बस एक छोटा सा आप लोगों को मैं क्लास के स्टार्ट में बता दूँ, आप लोगों का एक छोटा सा आने वाले दिनों में एक नॉर्मल सा क्विज लिया जाएगा, जस्ट टू गेट द आइडिया कि आप लोग जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले से बता दी है। क्विज कब होगा, ऑनलाइन होगा, ऑन साइट होगा, कितने स्टेप्स आएंगे, किस तरह का क्विज होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को बता दी जाएंगी। सही है। अच्छा, ये जो फ़ैन बंद हुआ है ना, ये सारे बोर्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो देखें अपने नीचे के भी बोर्ड लगा हुआ है, कोई प्लग तो नहीं निकला हुआ, वो आप लोगों के पास से ही चल जाएगा। ये पीछे से लाइट ही ऑन नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार डबल चेक कर लें। और अब हमारी जो है वो आज 4th क्लास है। टॉपिक्स जो अभी तक हमने कवर कर लिए, एक बार हम उनको सिर्फ लिस्ट बना के देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। ठीक हो गया जी। हमने सबसे पहले पढ़ लिए थे वेरिएबल्स, ठीक है। फिर हमने देखा था डेटा टाइप्स। फिर तीसरी चीज़ हमने जो एक्सप्लोर की थी वो थी लिस्ट। अब आप लिस्ट बोल लें या एरे बोल लें, एक ही बात है। अब क्योंकि हम पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हम वही वोकेबलरी यूज़ करेंगे जो हम पाइथन में हमें काम आएगी या जो पाइथन में यूज़ होती है। फिर इसके बाद हमने देखे थे टपल्स, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद हमने एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया था डिक्शनरीज़ को, सही है। फिर उसके बाद हमारा जो हमने आखिरी क्लास में जो कंटेंट पढ़ा था, आखिरी में वो थे फंक्शंस। फंक्शंस ऑलमोस्ट हमारे 90% कंप्लीट हो गए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसका बाकी है और वो हमारा कोर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक चीज़ हमने देखी थी कंडीशंस। कंडीशंस के बाद हमने कंडीशंस को ही पढ़ते पढ़ते ऑपरेटर्स को भी एक्सप्लोर किया था। अब क्योंकि हम Q3 में, तो हमारे लिए अब कोई ये चीज़ें सब बेसिक हैं, इनको आहिस्ते आहिस्ते से पढ़ना या अलग अलग करके पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, अब जो है हमने इनको एक साथ पढ़ा था। जैसे हमने जब कंडीशंस पढ़ी तो हमने ऑपरेटर्स को भी साथ में यूज़ कर लिया था, क्योंकि ऑपरेटर्स जो एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं कंडीशंस में यूज़ होते हैं। अब वो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊं, फिर उसमें एक ऑपरेटर लगाऊं, अब वो बहुत पुरानी चीज़ हो गई है हमारे लिए, बहुत बेसिक है। अगर हम वो पढ़ेंगे तो जो है वो ऐसा लगेगा कि हम कुछ नया नहीं सीख रहे। फिर इसके बाद जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम ये सब जब पढ़ रहे थे, तो आप में से किसी एक ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हम क्यों ये सब पढ़ रहे हैं। भाई, जब Q1 में इन सब चीज़ों को पढ़ लिया, तो फिर Q3 में इनको पढ़ने का क्या लॉजिक है, क्या तुक बनता है। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया था, और आप में से बहुत से लोगों को शायद ये लगता भी हो, भाई जब Q1 में इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिए, तो हम क्यों दोबारा इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैं दोबारा इस चीज़ को जल्दी से बता दूं कि आप लोग ये मत समझें कि आप लोगों के पास आगे का कंटेंट नहीं है। आप लोगों के पास पूरे कोर्स का कंटेंट मौजूद है अपनी रेपोजिटरी में। मैंने आप लोगों को आखिरी क्लास में जाते जाते हमारी यूट्यूब की सारी प्लेलिस्ट, जिसमें पाइथन की थी, जिसमें ओपन एआई एजेंट्स थे, जिसमें क्रू आई था, जिसमें लैंग्राफ था, और जिसमें बेसिक एजेंटिक एआई के फंडामेंटल्स थे कि भाई फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, रिट्रीवल क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, वगैरह वगैरह। सारी की सारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी।
क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के जहन में जो ये सवाल है कि भाई क्यों इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो बहुत बेसिक है। ये सवाल बिल्कुल वैलिड है क्योंकि आप में से बहुत से लोग क्विक लर्नर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को पहले ही बता दी थी ताकि ऐसा आपको कभी ना लगे कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जो है वो आप लोग दूसरों से पीछे। तो YouTube की प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्कॉर्ड संडे 2 to 5 के डेडिकेटेड अनाउंसमेंट सेक्शन में मैंने आप लोगों को ईद से जो हमारी आखिरी क्लास थी सेकेंड डस्ट्री में थी, उसी में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। किसी ने अभी तक नहीं देखी या किसी का कोई भी सवाल है तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है। डिस्कॉर्ड पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग कम्युनिकेशन रखते हैं एक दूसरे से, काफ़ी लड़के लड़कियाँ जो है वो एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं। फिर एक जो मैंने आपसे बात कही थी आप उसको बड़ा एक्सटेंसिवली फॉलो कर रहे हैं कि जो भी पढ़ें, जो भी प्रैक्टिस करें, जो भी नई चीज़ सीखें, जो भी प्रोजेक्ट बनाएं उसको लिंक्डइन पे भी पोस्ट करें, तो वो भी आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। कुछ लोगों का शायद ये कंसर्न हो कि भाई हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल तो बनी हुई है बट हमारा जो दूसरा प्रोफेशन है वो उसके रिलेटेड बनी हुई है, तो हम जो ये कंटेंट यहाँ पे पढ़ें उस लिंक्डइन प्रोफाइल पे हम वो नहीं डाल सकते फॉर वॉट एवर रीज़न या फॉर वॉट एवर जेन्युइन रीज़न। तो आप अपनी दूसरी लिंक्डइन प्रोफाइल बनवा लें, कोई इशू नहीं है इसमें। सही है, जब आप कंटेंट अच्छा पोस्ट करेंगे ना तो नई लिंक्डइन प्रोफाइल में भी आपके बहुत सारे जल्दी अच्छे फॉलोअर्स आ जाएंगे। आप भी इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो करें, आपस में कनेक्ट करें, तो आपकी प्रोफाइल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी। अच्छा, अगर क्योंकि अभी अमीन भाई ने बताया कि लिंक्डइन की एक पॉलिसी है कि वो एक बंदे की 2 प्रोफाइल्स को अलाउ नहीं करता। तो अगर किसी के साथ ये मसला भी आया है तो आप ट्विटर पे आ जाएं, क्योंकि हमने पिछले 10-15 दिन में ट्विटर को भी जो है वो अपना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। तो ट्विटर पे भी अब आ जाएं, आपको अच्छा ट्विटर पे आएंगे तो बहुत अच्छी चीज़, आपको न्यूज़ भी मिलेगी। लिंक्डइन पे शायद आपको न्यूज़ ना मिलती हो बट ट्विटर पे आपको न्यूज़ मिलेगी हर इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो क्रिप्टो की इंडस्ट्री हो, वो AI की इंडस्ट्री हो, वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री हो, कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ हो, आपको वहाँ पे जो है वो उसकी न्यूज़ भी मिल जाया करेगी। तो ट्विटर, पहले हमारे पास डिस्कॉर्ड था, लिंक्डइन था, अब हमारे पास ट्विटर भी आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बनाई थी यहाँ पर, तो आप में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई तो मुझे बता दे, मैं यहाँ भी इसको ऐड कर दूँगा। अगर सब ओके है तो फिर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया इसमें से? ठीक है जी, चलिए जी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम फंक्शन से ही शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप में से अभी भी कुछ लोगों ने, अभी मुझे पता है ईद के वेकेशंस थे, बड़ी जो है वो आप लोगों की मसरूफियात रही होंगी, तो अब ईद भी चली गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, रमज़ान, दावतें वगैरह सब। तो अब आप लोग जितना जल्दी हो सके आज के आज जो है वो पढ़ाई की तरफ वापस आ जाएं, क्योंकि आप लोगों का लेटर दिस मंथ जो है वो एक क्विज़ कंडक्ट किया जाएगा। क्विज़ की सारी डिटेल्स आप लोगों को पहले दे दी जाएंगी, कोई रश वाली बात नहीं, आप लोगों को पता है, अब इसमें कोई डिस्कशन भी नहीं करना। हाँ, क्विज़ होगा, ठीक है, सही है, आप लोगों को पता है वही चीज़ आएंगी जो आप लोगों ने पूरे क्वार्टर में अभी तक पढ़ी हैं, कुछ भी बाहर से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स अगर हमने जो है वो आप लोगों को देना भी चाहा तो हम आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो जाए, वैसे आप लोग हैं बट और हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे शुरू होगी? डेफ का कीवर्ड एक जो है वो हमारे पास मौजूद होता है पाइथन में, रिजर्व कीवर्ड है। जब भी आपको फंक्शन बनाओ डेफ का कीवर्ड लिखेंगे, डेफ के बाद आपके फंक्शन का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दिया लॉगिन, सही है, राउंड ब्रैकेट्स और इसके बाद एंटर, कॉलन क्यों आएगा? इंडेंटेशन के लिए। जैसे जावास्क्रिप्ट में आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स होते थे, पाइथन में आपके पास जो है वो कॉलन्स होते हैं,
ठीक है, आपने यहाँ लगा लिया कॉलम। अब यहाँ फंक्शन के बीच में मैं लिखूंगा अपने पैरामीटर्स। मैंने यहाँ लिख लिया ईमेल एंड मैंने लिख लिया पासवर्ड। ठीक हो गया जी। और यहाँ मैं प्रिंट करवा दूंगा एक अदद अपना ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी, या मैं एक काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में भी मैं सेव करा लेता हूँ, यूज़र डिक्शनरी या यूज़र ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ मैंने एक डिक्शनरी जो है वो क्रिएट कर दी। तो यहाँ मैंने लिख दिया ईमेल और यहाँ मैंने ईमेल में लिख दिया इस तरह से एक अदद, यहाँ पे जो मैंने ऊपर पैरामीटर लिखा था, पैरामीटर के नीचे मैंने जो यहाँ पे इसकी जहाँ मैं वैल्यू लिखूँगा, जैसी वैल्यू होनी चाहिए वहाँ मैंने पैरामीटर का नाम दे दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया पासवर्ड इस तरह से। सही है, सिंपल है। मैंने एक जो है वो फंक्शन क्रिएट किया लॉगिन के नाम का, इसमें दो पैरामीटर्स पास किए, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई और ईमेल और पासवर्ड जो मैंने ऊपर पैरामीटर्स क्रिएट किए थे उसमें उसको सेव करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऑफ कोर्स मैं करूँगा यहाँ पे लॉगिन फंक्शन को कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको किया कॉल। ईमेल मैंने लिख दिया ali@gmail.com और यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख दिया ali123। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, लेकिन कोई चीज़ प्रिंट भी नहीं हुई। क्यों? प्रिंट नहीं करवाई क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट और यहाँ पे मैंने यहाँ यूज़र ऑब्जेक्ट की जो मेरी डिक्शनरी है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यूज़र ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ऑफ कोर्स इंडेंटेशन का यहाँ पे इशू है। इंडेंटेशन अगर मैं इसको बाहर रखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट को, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन में कंसिडर नहीं की जाएगी। मुझे इस प्रिंट स्टेटमेंट को फंक्शन लेवल पे, इंडेंटेशन हमने पढ़ा था क्या होता है, वहाँ पे मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिख दिया यूज़र ऑब्जेक्ट। अब इसने इसको डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेरे पास जो है वो आंसर आ गया, जो मेरा आउटपुट था वो आ गया। सिंपल चीज़ थी, इस तरह से हम जो है वो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास कुछ जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर्स होता है या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होता है, वो चीज़ें हमने एक्सप्लोर की थी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। किस चीज़ का होता है? कीवर्ड आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन में। अच्छा, ये चीज़ क्या होती है भाई? पहले मैं यहाँ पे इसको बल्कि यहीं चल जाए। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये चीज़ें क्या होती हैं? अभी आप इस फंक्शन को देखें, जब भी आप फंक्शन में पैरामीटर्स को डिक्लेयर करते हैं तो उसके आर्गुमेंट्स भी आप डिक्लेयर करना ज़रूरी है। सही है। अब आपको ये चीज़ पता है, ये जावास्क्रिप्ट में भी थी, पाइथन में भी है। जब भी आप किसी पैरामीटर को डिक्लेयर करेंगे ना, तो उसके आर्गुमेंट आपको सीक्वेंस वाइज उसी के अकॉर्डिंग, उसी के इंडेक्सिंग पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे अगर ईमेल का पहला पैरामीटर है ना, तो पहला आर्गुमेंट भी जो है वो ईमेल का होना चाहिए। जब दूसरा पैरामीटर पासवर्ड का है तो दूसरा आर्गुमेंट भी पासवर्ड का होना चाहिए। अगर आप कोई तीसरा पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं, सपोज डेट ऑफ बर्थ, तो जो तीसरा आर्गुमेंट होगा वो भी जो है वो डेट ऑफ बर्थ का ही होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से आप पहले से फेमिलियर है। अब कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? ये अगर सपोज करें आपके फंक्शन में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जाहिर सी बात है ह्यूमन एरर के हर जगह चांसेस होते हैं, मे बी आप मिस कर जाएं इस चीज़ को, आप सीक्वेंस जो है वो मिस कर जाएं। अगर आपके पास 10 पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, 12 पैरामीटर्स हैं, तो मे बी आपके लिए जो है वो पैरामीटर्स को और आर्गुमेंट्स को सिंक रखना मुश्किल हो जाए।
इस चीज को टैकल करने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। अब आप इसको, दो वर्ड है यहां पे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इसका मतलब यह है कि भाई जब आप अपने आर्गुमेंट्स को डिफाइन करें ना, यहां पे फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, जब फंक्शन कॉल होता है उसके अंदर जब आप वैल्यूज लिखते हैं वो आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इस बात से किसी को कोई इख्तिलाफ है? जब फंक्शन कॉल होता है, जैसे यहाँ लॉगिन कॉल हो रहा है, उसमें जब आप वैल्यूज को डिक्लेयर करते हैं तो वो आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। आर्गुमेंट्स यहाँ लिखे कीवर्ड। इसका मतलब यह कि जब आप अपने आर्गुमेंट्स को डिक्लेयर करो ना तो उसको कीवर्ड के साथ करो, पैरामीटर का कीवर्ड। आई रिपीट, इसका कीवर्ड आर्गुमेंट्स का मतलब यह कि भाई जब आप अपने फंक्शन के कॉलर में, फंक्शन जब कॉल कर रहे हो उसमें जब आप आर्गुमेंट्स डिक्लेयर करो तो उनको कीवर्ड के साथ कर दो। अब जाहिर सी बात है, जब कीवर्ड के साथ होंगे, वैसे ही जैसे आपने डिक्शनरी में किया था। आप डिक्शनरी में क्या करते थे, की लगा देते उसकी वैल्यू, की लगा देते उसकी वैल्यू। तो इसी तरह आपके पास एक ऑप्शन होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। सही है कि जब आप आर्गुमेंट्स डिक्लेयर करते हैं फंक्शन कॉलर में तो कीवर्ड के साथ करते हैं। अब पहले तो अपने बराबर वाले समझाएं कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, बराबर वाले को समझाएं। डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे ये करनी पड़ेगी, सबसे पहला जो मेरा आर्गुमेंट होगा या कीवर्ड आर्गुमेंट से पहले, अब गौर से सुनिएगा इस बात को, कीवर्ड आर्गुमेंट से पहले एक एस्टेरिक का साइन लगेगा। किस चीज़ का साइन लगेगा? एस्टेरिक का साइन लगेगा। वो हो इस तरह का। सही है, देखें यहाँ पे लॉगिन के फंक्शन में मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक एस्टेरिक का साइन लगाया। अब अगर मैं आपसे पूछूं ना, सेंटेक्स देख के बताएं कि ये कीवर्ड आर्गुमेंट है या नॉर्मल आर्गुमेंट है? कीवर्ड। ये कीवर्ड है। तो आप जब भी सिंगल स्टेरिक को देखेंगे ना, अच्छा सिंगल स्टेरिक के बाद कॉमा लगाएंगे, ऐसा नहीं आप कॉमा लगाना भूल जाएं तो मसला हो जाएगा। ठीक है, आप स्टेरिक को का साइन लगाएंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद आपके जितने भी पैरामीटर्स होंगे ना, 1 हो 10 हो 50 हो, पाइथन खुद ही समझ जाएगा कि ये जो आगे वाले पैरामीटर्स है स्टेरिक के वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। क्या चीज़ है? कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। अब एक तरीका ये कि फंक्शन इनिशियलाइजेशन के वक्त आपने स्टेरिक का साइन लगा दिया। अब जब फंक्शन कॉल हो रहा है उस वक्त हम क्या करें, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। क्या कहा मैंने? कीवर्ड आर्गुमेंट्स। आपने इतनी प्रोग्रामिंग पढ़ी क्वार्टर 1, 2, 3 में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या कुछ समझ आ रहे हैं कि इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? मैं तो बता दूंगा अभी, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। एक सेकंड पहले आप बताएं। सही है, आप बताएं। सही है, और कोई बताएगा? जी आप बताएं। सही है, और कोई यहां से बताएगा? बताएं, जो भी टूटा फूटा समझ आ रहा है, गलत हो सही हो एक्यूरेट हो, अगर कुछ दिमाग में है तो बोले। जी आप बताएं, किस चीज़ का नाम? ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे इनपुट्स मिले और सब बिल्कुल सही मिले। कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो पढ़ के समझ आ रहा है वो ये है कि जब आप आर्गुमेंट्स डिफाइन करेंगे ना तो उसके साथ पैरामीटर्स का नाम भी लिख देंगे। क्या करेंगे? पैरामीटर्स का नाम भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ईमेल है, तो आप जब आप ईमेल लिखेंगे ना तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले आपने लिखा ईमेल इज इक्वल्स टू, और जो ईमेल की वैल्यू है, इस तरह से मैंने यह लिख लिया ali@gmail.com। फिर इसके बाद जो आपके दूसरा पैरामीटर है उसमें आपने लिख दिया, फिर से आपने क्या डिक्लेयर किया, कीवर्ड। ये पैरामीटर्स आपके कीवर्ड बन जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू, ज़हन में इज इक्वल्स टू का साइन लगेगा, कॉलन का साइन नहीं लगेगा। किस चीज़ का साइन लगेगा? इज इक्वल्स टू का साइन लगेगा, और यहाँ पे आपने लिख दिया इस तरह से। फिर आपने लिखा डेट ऑफ बर्थ,
तो आपके जो डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू है वो यहाँ पे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप इस तरह से डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ईमेल आपने इज इक्वल्स टू लिखा, अभी तक आप क्या कर रहे थे, पैरामीटर डिफाइन कर रहे थे, और पैरामीटर के बाद जब फंक्शन कॉल करने की बारी आ रही थी तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे थे। अब आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू नहीं लिख रहे, कीवर्ड के साथ वैल्यू लिख रहे हैं। अब इस चीज को पढ़ के आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है। मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछे कि भाई ईमेल क्या है, आप बता सकते हैं ये ईमेल है। पासवर्ड कीवर्ड पढ़ के आप जैसे डिक्शनरी में आसानी से बता सकते थे, अब आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स में भी ये चीज़ बता सकते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि इस चीज़ का आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ को प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, जल्दी से इस कोड को देखें। जी बिल्कुल कर सकते हैं। एक जो नई चीज़ है वो आपके लिए ये सिर्फ सिंगल स्टेरिक है। क्या चीज़ है, सिंगल स्टेरिक आपके लिए नई चीज़ है, और आगे जो भी आ रहा है वो पोजिशनल क्या चीज़ है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब आप लोगों को दो चीज़ें पता है, आप लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उनको अब ये वोकैबुलरी जहन में होना ज़रूरी है। ये आपको क्विज में भी काम आएगी, आगे फ्यूचर इंटरव्यूज में भी काम आएगी। पहले जो आपने पढ़े वो थे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। क्या चीज़ थी, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अभी जो आपने देखा वो था कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो सिंक होके एक दूसरे से चलता है कि पहला पैरामीटर पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा पैरामीटर दूसरा आर्ग्यूमेंट, 10वां पैरामीटर 10वां आर्ग्यूमेंट। ये होते पोजिशनल। भाई पोजीशन वाइज आप काम कर रहे हैं ना, जिस पैरामीटर की जो पोजीशन है उसी आर्ग्यूमेंट की उसकी वही पोजीशन होगी, वही वैल्यू होगी। सही है। अब आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी देख लिए, जो आपने जावास्क्रिप्ट में भी देखे, पाइथन में भी देखे। अब आप देख रहे हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, जो आप इस तरह से कीवर्ड्स के साथ डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर यहाँ मैं स्टैरिक से पहले, स्टैरिक दिख रहा है, स्टैरिक से पहले अगर मैं लिख दूँ रोल नंबर, कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती है ऑफकोर्स। मुझे अब आप दिमाग लगाएं, तुक्का लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन जवाब सब दें। ये रोल नंबर भी क्या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि ये स्टैरिक से पहले है। अब अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, कीवर्ड भी इसके साथ डिफाइन नहीं होगा, सीधा सीधा मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं कि जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है उसमें कोई मेरे पास जो है वो कीवर्ड नहीं है, लेकिन जबकि जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है उसमें मेरे पास कीवर्ड के साथ मैं डाटा लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे, अब ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे रोल नंबर को प्रिंट नहीं किया, मैं यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, जो आपका सवाल था कि रोल नंबर की जो की है, डिक्शनरी की जो की है वो डबल कोट्स में है, लेकिन जो पैरामीटर है वो विदाउट डबल कोट्स आएगा। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे पास होपफुली मेरा रोल नंबर इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़? हाँ, अच्छा, एक और चीज़, एक और जो फ़ायदा इस चीज़ का कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का वो ये भी है कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। क्या कहा मैंने? सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा लॉगिन। सही है, मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉगिन। अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट तो अपनी जगह पे आएगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अपनी जगह पे आएगा। तो पहला जो मेरा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वो रोल नंबर था, वो अपनी जगह पे ही आएगा।
कीवर्ड आर्गुमेंट में सबसे पहला कीवर्ड क्या है? ईमेल। मैं इसको चेक कर देता हूँ, देखता हूँ कि अगर मैं इसका सीक्वेंस आगे पीछे करूँ तो क्या ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं। मैंने सबसे पहले लिख लिया पासवर्ड इज इक्वल्स टू ये, डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख ली अपनी, ये ईमेल मैंने लिख लिया अपने पास, सर मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। इसको भी आगे पीछे करके देख लिया। जब मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो ईमेल, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ का सीक्वेंस है, लेकिन जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ये देखिए सेकंड कॉलर में मैंने क्या किया, पासवर्ड को पहले डिफाइन किया, डेट ऑफ बर्थ को बाद में किया, ईमेल को मैंने सब तीसरे नंबर पे किया, तब भी मेरे पास कोई एरर नहीं आया, मेरे पास मेरी चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। अब एक आपने एक बात कही कि सीक्वेंस तो चेंज हुआ नहीं, तो सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ तो देखिए एरर नहीं आया। सीक्वेंस चेंज हो गया, लेकिन देखिए जिस ऑर्डर में मैंने प्रिंट करवाया है ना, ये उस ऑर्डर में ही प्रिंट होगा। दो अलग अलग चीज़ें। अगर एरर आना होता ना, टेक्निकल एरर आना होता, सिंटैक्स एरर आना होता, तो इस कॉलर की वजह से आ जाता। ये जिस ऑर्डर में मैंने प्रिंट करवाया ना, ये उस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, सही है। इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट वही है जो दोनों पहले की थी, लेकिन अब जब मैं कॉल करते हुए मैंने सीक्वेंस अलग किया ना, तब भी कोई एरर मेरे पास नहीं आया। तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स का एक ये फ़ायदा है कि जो है वो हमारे पास सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप कीवर्ड के साथ अपनी वैल्यूज़ लिखें ताकि आपकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाए। तो ये थे आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट कीवर्ड आर्गुमेंट्स। जी, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। एक चीज़ को प्रिंट करवाना अलग कॉन्टेक्स्ट है, और फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स को पास करना पाइथन के लिए एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ सीक्वेंस की। सीक्वेंस मैटर करता है पाइथन के लिए, ऐसा ही है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कुछ उसूल है। सीक्वेंस मैटर करता है पाइथन के लिए। जब मैंने पाइथन को अपने कीवर्ड आर्गुमेंट्स भेजे ना, सीक्वेंस आगे पीछे करके, तो इसने इस कॉलर में कोई एरर नहीं दिया। ये एक कॉन्टेक्स्ट है, सही है। प्रिंट करवाना एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है यूज़र के लिए। दो अलग अलग चीज़ें। एक कॉन्सेप्ट है पाइथन के लिए, दूसरा है यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए। दोनों चीज़ें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो एज अ डेवलपर अब आप जब 3 क्वार्टर से एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो टेक्निक अब हम 2-3 कॉन्टेक्स्ट में एक साथ प्रिंट करवाने का यूज़र के लिए कॉन्टेक्स्ट। जी एक सेकेंड। हाँ, वो तो कोई मैटर नहीं करता ना किसी को। देखें, वही बात कॉन्टेक्स्ट की। ये एक चीज़ है पाइथन के लिए, एक चीज़ है मेरे लिए। नहीं, प्रिंट तो वो ये करेगा ना, नहीं हो सकते। चलें जल्दी से इसको कोड देखें, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जी चीज़ जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ी थी, और जावास्क्रिप्ट में इसका नाम था रेस्ट ऑपरेटर्स या रेस्ट पैरामीटर्स। किसी को पता है रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? कितने? अनलिमिटेड। जबरदस्त, बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। रेस्ट पैरामीटर्स जो आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे वो क्या होते हैं? पाइथन की मैं कोई बात नहीं कर रहा, बताएं। सिर्फ 2 लोग ही थे या क्वार्टर 1 में? अनलिमिटेड होते हैं, 3 डॉट्स लगा। एग्जैक्टली, ट्रिपल डॉट्स होते हैं। और उसमें क्या फ़ायदा होता है? ये तो आपने सिंटैक्स बता दिया ना, फ़ायदा क्या होता है? एक्स्ट्रा पैरामीटर्स पास करते हैं आर्गुमेंट्स में। एग्जैक्टली। कभी कभी आपके पास क्या होता है कि आप अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स की आपको नीड होती है। क्या कहा मैंने? अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स की आपको नीड होती है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ या दूसरा यूज़ केस कहूँ, तो आपको वक्त से पहले पता नहीं होता कि आर्ग्यूमेंट्स कितने होंगे। अब जाहिर सी बात है, जब ये नहीं पता कि आर्ग्यूमेंट्स कितने होंगे, तो आप एज अ डेवलपर पैरामीटर्स किस तरह डिफाइन करेंगे?
ये तो आप फंस गए। सपोज करें जैसे आपका वॉलेट है, अब वॉलेट एक फंक्शन है, सही है। अब किसी के वॉलेट में हमें नहीं पता कितनी चीज़ है, आप लोगों के केस में पर्स होगा। अब वॉलेट में भाई कोई करेंसी रखता है, कोई बस अपना एनआईसी रखता है बस। लेकिन कोई अपने वॉलेट में करेंसी रखता है, एनआईसी रखता है, 10 तरह के कार्ड रखता है, डेबिट कार्ड, बाइक के कार्ड, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह के केस में जब आपको पता नहीं हो ना कि चीज़ें कितनी होंगी, आप रखते हैं रेस्ट पैरामीटर्स, जो कि जावास्क्रिप्ट में। पाइथन में आप इसको कीवर्ड आर्गुमेंट्स या कुछ भी कह लें, इसका अभी हम सिंटैक्स देखते हैं। अब आपको ये चीज़ थोड़ी सिमिलर लगेगी, सही है। तो रेस्ट पैरामीटर्स जो टाइपस्क्रिप्ट में थे, उसका क्या बेनिफिट था? अनलिमिटेड या इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सही है। पहले जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें कि क्या चीज़ होती है। डबल स्टेरिस, देखो ये डबल है, सही है। तो अलग तरीके से है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख लूँ फॉर अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। स्टैटिक से होंगे डबल स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ केस अभी हम देखते हैं। मैंने लिखा है एक फंक्शन बनाया, फंक्शन पैरामीटर्स में होगा, मैंने लिखा फंक्शन डेफ, मैंने लिख दिया यहाँ पे। सपोज करें मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें मुझे क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट करना है। अब क्रिप्टो करेंसीज तो कितनी सारी होती है, आपके पास 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती हैं। इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो अब क्या करूँ मैं? सपोज करें मेरे पास 200 हैं, तो मैं यहाँ 200 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स तो डिफाइन करने से रहा, कितने सारे जो है वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। फिर हर एक को सिंक रखना, वो एक अलग बहस। तो मेरे पास यहाँ पे एक फीचर है डबल स्टैटिक पैरामीटर्स का। मैंने यहाँ पे लिख दिया बाइनेंस। सपोज करें मेरा एक फंक्शन है, उसका नाम है बाइनेंस। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको किस तरह डिफाइन करूँगा? मैं यहाँ पे लगाऊंगा डबल स्टैटिक इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ लिखा डबल स्टैटिक, इसी के साथ ही मैं यहाँ पे अपने पैरामीटर का नाम डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है। आप अक्सर देखेंगे, चाहे वो आप किसी दूसरे डेवलपर का कोड उठाएं, कोई यूट्यूब का ट्यूटोरियल देखें, कोई डॉक्यूमेंटेशन देखें, कोई ब्लॉग पढ़ लें, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने पैरामीटर का नाम डिफाइन किया, ये कुछ भी हो सकता है इस तरह से, सही है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली चीज़ों को साफ सुथरा रखने के लिए इसको कहा जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। KW का मतलब कीवर्ड, ARGS का मतलब आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे आपने इसको इस तरह डिफाइन किया। अब गौर से देखें कि यहाँ पे फंक्शन किस तरह है। इस पास को छोड़ दें, चले मैं हटा देता हूँ। मैंने पैरामीटर किस तरह डिफाइन किया? डबल स्टैटिक लगाए मैंने, और यहाँ पे अपने पैरामीटर का नाम। यहाँ पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। अब मैं इसको किस तरह लिखूँगा? यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया कुछ भी, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। अब जब मैं इस फंक्शन को अपने कॉल करूँगा, अब दूसरी चीज़, पहली चीज़ आपने देख ली डबल स्टैटिक। दूसरी ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ये है कि मैंने लिखा यहाँ फंक्शन का नाम, कॉल किया इसको, ठीक है, फंक्शन कॉल कर दिया। अब जब मैं इसको वैल्यू दूंगा तो कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह ही दूंगा। दो चीज़ें यहाँ याद रखने होंगी, एक डबल स्टैटिक, और जब आप वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे तो जो आपने स्टैटिक का मतलब पहले पढ़ा, अभी भी कॉल उसी तरह ही होगी। यहाँ पे जब मैंने बाइनेंस लिखा, इसकी जो है वो इसको मैंने कॉल किया, अब मैं इसकी वैल्यूज़ डिक्लेयर करूँगा, उसकी वैल्यू डिक्लेयर होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बिटकॉइन, की डिफाइन की इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है, कोई भी वैल्यू इसकी मैंने लिख दी। ये वैल्यू नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। अभी तक आगे चलें, बाद में बात करते हैं। फिर मैंने एक और पैरामीटर डिफाइन किया, यहाँ पे आर्गुमेंट डिफाइन किया, की डिफाइन की इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू मैंने इसकी लिख दी। अब जितने चाहूँ मैं
यहाँ पे एक और तीसरी चीज़ नोट करें। सबसे पहली चीज़ क्या नोट किया आपने? डबल स्टेरिक। क्या नोट की सबसे पहली चीज़? डबल स्टेरिक। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी हमने? कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह ही कॉल होगा। किसकी तरह कॉल होगा? कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह। तीसरी चीज़ नोट करने वाली, यहाँ मैंने कितने पैरामीटर डिफाइन किए? एक। और आर्गुमेंट कितने दिए? 2। अब देखते चलता है कि एरर आता है। ये एग्जीक्यूट हुआ और मेरे पास जो है वो सही से तरीके से ये चीज़ चल गई। ठीक है, एक सेकेंड। अब आपने यहाँ पे 3 चीज़ें नोट की। अब ये 2 हो सकते हैं, ये 20 भी हो सकते हैं, ये 200 भी हो सकते हैं। जितने चाहें उतने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। जी, अब जल्दी से आप इस कोड को देखें और अपने पास एक फंक्शन बनाएं, एक छोटी सी जल्दी से एक्सरसाइज करें वॉलेट नाम का। एक सेकेंड पहले मैं एक एक्सरसाइज दे दूँ। आप एक मेक फंक्शन वॉलेट विद डबल, चलें यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ पैरामीटर का नाम मैंने बता दिया। कॉल इट विद एटलीस्ट 3 या 4, जितनी मर्जी 2 भी कर 3 कर लें, 3 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जल्दी से करें। जी, आप कुछ कह रहे थे? ये काम हो गया? यस सर। पक्की बात है? यस सर। चले जी, कौन स्टेज पे आएगा और इस टास्क को पूरा करेगा? नहीं, हम तो नहीं आ रही। जल्दी बताएं, आ जाओ। करवा दूंगी सर, मैं जा नहीं रही स्टेज पे। कर लिया? हाँ देखो, इस तरीके से अगर जैसे सर ने अभी बनाया, डबल स्टेरिक का इस्तेमाल करके हम इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जितने भी हमें चाहिए होंगे हम दे सकते हैं। एक दे के हम जितने हमें इस्तेमाल करने होंगे उसी टाइम पे हम आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे पेमेंट्स का आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। डबल स्टेरिक की हेल्प से करेंगे तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर हो गए, जितने हमें यूज़ करने को हम यूज़ कर लेंगे। कॉलम सर अटक गया। अब यहाँ पे हम वॉलेट का स्क्रीन नहीं फंक्शन कॉल चली। कर रहे हैं और इसके अंदर मल्टीपल पेमेंट्स के हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। अब हमें जिसके मल्टीपल जगहों से पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं हमारे एक ही वॉलेट के अंदर। देखो पेमेंट था ना, पेमेंट ही कॉल करी फ्रेंड पर। बाकी तो पूरा ठीक है। हाँ, लिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करने थे। किस तरह करने थे? डबल स्टैरिक के थ्रू आप उसमें से कर सकते थे। आपने डबल स्टैरिक लगाया, जब फंक्शन को कॉल किया तो आपने जो है वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए उसको जो है वो आपने वो टास्क अचीव कर लिया। सच सच बताइए, कोई छुपाने की बात नहीं है, ये टास्क कितने लोगों ने सही से कर लिया था? चले नाइस, माशाल्लाह, क्या बात है। चले इसी बात पे 3:15 हो रहे हैं, 10 मिनट का आप लोग ब्रेक करें, 3:25 पे हम दोबारा शुरू करते हैं। यस सर। देखिए इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, लेकिन सर जब पढ़ा रहे थे तो फील नहीं हो रहा था कि कोई गर्मी किसी को मतलब महसूस हो रही है। आप सबका फोकस स्टेज पे स्क्रीन पे था, तो ये बहुत मोटिवेटेड क्लास मिली है मुझे और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को बहुत टाइम बाद देखकर। दूसरा, मोटिवेशन की 2 वजह हो सकती हैं। एक, सर का पढ़ाने का स्टाइल बड़ा लाइट है, बड़ा अच्छा तरीका है। मैं भी क्योंकि वहाँ से वीडियो बनाता हुआ आ रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे से टॉपिक को सर कैप्चर कर रहे थे। और अगर मैं भी एज अ स्टूडेंट होता तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मेरा इस क्लास का होता, जो मैंने खुद देखा है। अच्छा, हम उस पर आते हैं टॉपिक पे। क्विज़ आपका होने वाला है, सर ने बता दिया है, क्विज़ क्लास में हो जाएगा। इस बार हम क्विज़ में ना वो क्यूरियोसिटी नहीं लेकर आएंगे जो आपको पहले होती थी, कि आप इतना कर करके थकी गए होंगे, अभी भी है कि क्या होने वाला है, फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
कोई सवाल ऐसा तो होगा ही नहीं, अब तो बचे ही नहीं होगा ना, इतने दिन हो गए, अब तो यूज टू हो गए होंगे आप लोग। दूसरा ये है कि क्विज होगा क्या, हमारे पास जो स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले मतलब हम अगर आते हैं कहाँ पर आते हैं, पेन यूनिवर्सिटी पे, और पेन यूनिवर्सिटी पे हमारे पास कौन सा वाला टॉपिक होता है, लर्न आइडेंटिटी एआई हमारा फ्यूचर का टॉपिक होगा। और अभी हमारा फोकस क्या है, मॉडर्न पाइथन एआई। अभी हमारा फोकस क्या है, पाइथन। और पाइथन में स्पेसिफिक फोकस क्या है, पाइथन वर्ल्ड लेवल का बेस्ट प्रोग्रामर बने पाइथन में। अब उसकी रीज़न है, अगर मैं पाइथन की नहीं आता मैं कौन से वाले स्टेप पे आऊँगा, लर्न मॉडर्न एआई पाइथन, और स्टेप नंबर 0 पाइथन कॉलेप्स पे। पाइथन कॉलेप्स पे जब मैं आऊँगा यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, और इन स्टेप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले जितने स्टेप्स हैं, मतलब स्टेप नंबर 11 तक आपका क्विज होगा। क्विज बड़ा बेसिक होगा, आपका क्लास में ही बैठे होगा, आप लोग को इसकी एप्लीकेशन क्लास में बैठे हुए लॉगिन करेंगे, कुछ लोग लैपटॉप से करेंगे, कुछ मोबाइल से करेंगे, और क्लास में बैठे 15-20 मिनट में आपका क्विज हो जाएगा, फिर हम क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट क्लास के बाद वाली क्लास में होगी, ये प्रोबेबिलिटी है, वो आपको क्लास सर बता देंगे जब भी होगा, तो टेंशन नहीं लें। किसी भी टाइम आपको पता लगे हमारा क्विज है, आप बैठे होंगे लॉगिन करेंगे, दे देंगे, उसमें कोई इतना मसला भी नहीं है। और प्रोग्रामर की नहीं है, क्विज एक असेसमेंट होती है कि उसको पता होता है कि क्या सवाल आया, मैंने क्या जवाब दिया, गलत भी हो गया, कोई मसला नहीं है। टॉपिक क्या क्या होंगे, अगर हम यहाँ पर आते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कितने लोगों को क्लियर है, डेटा टाइप्स, माशाल्लाह। क्या है डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई, XYZ चलें, बहुत अच्छी बात करी आपने, लिख लेते हैं यहाँ पर। टीचर नेम, हम कोई भी नाम लिख लेते हैं। संडे करना, अब इसको डेटा टाइप क्या दूंगा, स्ट्रिंग दूं, तो ये स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर हमारे पास, डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, श्योर हो जाए एक बार। कितने लोग एग्री कर रहे हैं स्ट्रिंग सिर्फ डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट भी है। हमारे कॉन्फिडेंस से एग्री करें ना, अचानक हाथ उठाने नीचे आ रहे हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कितने लोग एग्री कर रहे हैं स्ट्रिंग सिर्फ डेटा टाइप है, और कितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं, नहीं भाई स्ट्रिंग डेटा टाइप में आप यूज़ कर रहे हो लेकिन वो डेटा टाइप नहीं है, वो तो हम यूज़ कर रहे हैं। कितने लोग इस बात को एग्री कर रहे हैं, आप कौन तक समझें। स्ट्रिंग क्या है, क्या बताया था आपने, डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या है, क्या है, ये अचानक नाम के चीज़ से मिल गया, क्या बताया आपने क्या बताया था अभी, ऑब्जेक्ट, क्लास। स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। अच्छा, डेटा टाइप तो हम बोल रहे हैं ना, हमारी नहीं डेटा टाइप है, हम बोल रहे हैं स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होती है, लेकिन ये वाला SCR क्या है, ये वाला SCR क्लास है। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये SCR क्या है, क्लास है। अभी क्लास क्यों है, नॉर्मली जब आप स्ट्रिंग बनाते हो तो स्ट्रिंग इस तरीके से बनता है, ये बात तो आपको मालूम होगी। अभी स्ट्रिंग क्या थी, क्लास थी, क्लास को कॉल करते हैं ना, क्लास को हमने कॉल करा, उसमें हमने कोई ना कोई आर्गुमेंट पास कर दिया और वो आर्गुमेंट हमें मिल गया। अब हमारी ये वैलिडेशन थी, हम ये चाहते थे कि ये जो डेटे का ऑनर है उसी का डेटा है, कोई और ना है। मतलब ये अगर स्ट्रिंग से क्रिएट हो रहा है तो इसका पेरेंट कौन हो गया, इसका क्रिएटर कौन हो गया, स्ट्रिंग। तो अगर इसका क्रिएटर कोई बोले इंटीजर है तो हम मना करते हैं, इसका क्रिएटर तो स्ट्रिंग है। जैसे इस माइक का क्रिएटर है HTDZ, अगर मैं कहूँ इसका क्रिएटर जो है HTDZ है, HTDZ वाला माइक लाओ, तो मेरी डेटा टाइप क्या होगी, HTDZ की होगी। HTDZ का माइक होगा तो सही है, अदरवाइज वो गलत है। तो इसका मतलब ये तो कंपनी है, लेकिन मैं इस कंपनी को ऐसा क्या यूज़ कर रहा हूँ, डेटा टाइप, क्योंकि मैं वैलिडेशन करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास चीज़ तैयारी गलत आ रही है। तो स्ट्रिंग जो ये क्लास है, इस क्लास से चीज़ होने वाली जो क्रिएट हो रही है, हमने कहा उसकी टाइप क्या होगी, वही क्लास होगी। तो उस क्लास को हमने टाइप यूज़ कर लिया। क्या हम अपनी कस्टम टाइप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, अपनी क्लास बना दी, नाम लिख दिया टीचर, और इसके अंदर इनहेरिट कर लिया स्ट्रिंग को, और इसको ब्लैंक कर दिया, पास का मतलब ब्लैंक होता है। तो क्या ये टीचर में डेटा टाइप यूज़ कर सकता हूँ, इस तरीके से चलेगा, ये कोई एरर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर मैं यूज़ करूँ टीचर नेम,
कोई एरर नहीं आएगा पक्का? यस सर। एग्री कर रहे हैं? यस सर। मेरा सवाल ये है, मैंने कुछ कोड लिखा है, कोड चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा। चलेगा, चला के देखते हैं। चल गया। डेटा टाइप क्या यूज़ करी है मैंने? तो टीचर क्या है? टीचर क्या डेटा टाइप है? सही, क्लास है। टीचर क्लास है। तो स्ट्रिंग क्या है? बस ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि डेटा टाइप जरूरी नहीं है स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग एक क्लास है, उस क्लास का इंस्टेंस हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसा कि मैंने ऐसे लिखा है, अगर मैं बैक करूँ, वापस आ जाऊँ, वापस से पुराने वाले कोड पर आ जाता हूँ। ये कोड तो समझ आ रहा था? अभी स्ट्रिंग ये किससे क्रिएट होता है? स्ट्रिंग की क्लास से। तो जो चीज़ स्ट्रिंग की क्लास से क्रिएट होती है, अगर हम उसका चेकर लगा दें कि स्ट्रिंग इसकी टाइप है, तो सही होगा ना? तो उसका मतलब क्लास को हम एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो आप अपनी कस्टम क्लास बनाओ, उसको एज अ कस्टम डेटा टाइप यूज़ करो। उससे फ़ायदा क्या हुआ? अगर उस क्लास से डेटा आ रहा है तो वो सही है, वरना फॉल्स हो जाएगा। एग्री कर रहे हैं? यस सर। इस कोड में, इस सेंटेक्स में, इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है। दूसरा सवाल, मुझे ये बताया, अगर यहाँ पे मैं इंटीजर लिख दूँ, एरर आएगा नहीं आएगा? आएगा एरर आएगा। आएगा। अभी एरर आना चाहिए। कितने लोग एग्री कर रहे हैं एरर आना चाहिए? कितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं एरर नहीं आना चाहिए? आएगा सर, इन टीचर और वो string। न्यूट्रल, आप लोग न्यूट्रल क्यों हैं? मैच खेलने जाते हैं कभी, या मैच देखने जाते हैं? एक पार्टी का साथ देना होता है ना। ऐसा तो नहीं करते कि फुटबॉल का मैच देखने गए, जिसने गोल मारा बस वो हमारी पार्टी। दो टी शर्ट पहनते, जो जीता उसकी टी शर्ट चेंज करिए। वो तो बाहर मार खाने से बच रहे होंगे ना, तो बाहर लोग पकड़ लेंगे, क्या हुआ? सही है, इतना तो कर सकता है ना बंदा, फिटनेस फिटनेस ही तो कर सकता है। ठीक है, तो भाई एक पार्टी का साथ देना है ना। मुझे बताएं एरर आएगा? कितने लोग कह रहे हैं एरर आएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं आएगा? ये तो 50-50 हो गया है। तो चलें भाई, चला के देखते हैं। एरर तो नहीं आया? क्यों? आप इसके दो मुझे मतलब मिले। पहले मैं सवाल पूछूंगा, अगर मैंने इंटीजर टाइप लिखी, टाइपस्क्रिप्ट का आपका बैकग्राउंड है, टाइपस्क्रिप्ट में आप गलत टाइप लिखते थे, एरर आता था? यस सर। पाइथन में गलत टाइप लिखा है, एरर क्यों नहीं आ रहा? आपने जाके सर्चिंग करी क्या, क्यों नहीं आ रहा और क्या करना चाहिए मुझे, किस तरीके से मुझे ये भाई टाइप लिखने का फ़ायदा क्या है जब वो चेक ही नहीं कर रहा? तो आपने क्या करना पड़ेगा कि भाई ये टाइप चेक करें? टाइप इंट के साथ ब्रैकेट में टाइप ऑफ तो चले चेकिंग, वो तो अलग से कोड लिखना पड़ेगा ना। मैंने यहाँ लिख तो दी टाइप, बात तो यही हो जानी लिखेंगे चाहिए सर इसके साथ ब्रैकेट टाइप स्कीम में हम अलग से टाइप लगाते थे, वो तो खुद ही एरर पकड़ लेता था। इंट तो वो कैसे करेंगे टाइप स्ट्रिंग हम? इसको साथ सर ये बात को भी इंट में लिखेंगे ब्रैकेट के साथ। नहीं, क्लास वाला तरीका नहीं है, वो तो कस्टम हो गया ना। स्ट्रिंग ये इंटीजर है, ये भी तो पाइथन ने बनाया ना, ये भी तो टाइप हो गई ना, ये भी तो क्लास हो गई ना। इंटीजर खुद भी तो सेल्फ क्लास है। तो टाइपस्क्रिप्ट में भी यही था, टाइपस्क्रिप्ट में भी इंटीजर और स्ट्रिंग क्लास होती थी। Yes, sir. आपको क्या लग रहा है? उसमें टाइप थी, उसमें भी क्लास थी। तो मुझे ये बताया, किसी ने जाके सर्च करा कि अगर मैं गलत टाइप लिख रहा हूँ, एरर आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? एरर मतलब गलत टाइप लिखने में एरर आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? स्ट्रिक चेकिंग कैसे करें? स्ट्रिक चेकिंग, सवाल का जवाब आया मेरे पास, स्ट्रिक चेकिंग नहीं है। स्ट्रिक चेकिंग कैसे करें? जवाब सही है, और बताएं। नमपाई नहीं है, नाम कुछ और है, और नाम मिक्स कर दिया आपने। नाम इन्होंने बताया ना वो है। और माई पाई, तो माई पाई पक्का? नहीं कितने लोग कह रहे हैं माई पाई? नहीं, नमपाई। माई पाई वाले कितने? नमपाई और मैथ का भी यूज़ कर सकते हैं। 1%, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब आपकी क्लास में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो टीचर कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी आपकी कोई सेल्फ रिसर्च नहीं है। उसकी रीज़न, ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा किसी पाइथन वाले से, आप टाइपस्क्रिप्ट का बैकग्राउंड है, आपसे ये सवाल पूछना बनता है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में गलत डेटा टाइप पर एरर आता है और आपके पास गलत डेटा टाइप पर एरर नहीं आ रहा। आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं लिख क्यों रहा हूँ टाइप जब एरर नहीं आ रहा, तो मैं लिखूँ ही नहीं, या मैं लिखूँ तो फिर वो चेक करें।
और नहीं चेक करने के पीछे रीज़न क्या है, मैं उसको एक्सप्लोर करूँ या उसका कोई जवाब लाऊँ, या एटलीस्ट मेरे पास रीज़न हो कि भाई मैंने जाकर रिसर्च करी थी, मुझे ये 2 चीज़ें मिली थी, मैंने चलाई नहीं, वो पता नहीं। नोट करवाएंगे। तो ये क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी है कि भाई ये क्यों डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा। आप लोगों में क्यों ये क्यूरियोसिटी नहीं आई? कुछ लोगों में आई, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था मुझे। नहीं, बात एक ही है, ऐसे लिखे वैसे लिखे, बात एक है। भाई ने बताया कि सिंटैक्स को थोड़ा सा चेंज कर लें, लेकिन बात तो एक ही है ना, ऐसे लिखें या वैसे लिखें। मसला इसमें नहीं है, मसला कंपाइलर में। आप टाइपसी पे जो कंपाइलर चेक कर चला देते ना, TSC, वो चेक करता है, हमारा कंपाइलर चेक नहीं करता। हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हम यहाँ टाइप लिखते हैं, एक जवाब ये इंटेलिजेंस जो VS कोड लेवल पे आ रही होती हैं वो हमें बता देंगे। अगर मैंने स्ट्रिंग लिखा है तो वो मुझे स्ट्रिंग के फंक्शन दिखाती हैं। ऐसा होता है ना, अगर मैं यहाँ टीचर्स नेम के आगे डॉट लगाऊंगा, देखें दिखा रही है, ये सिर्फ स्ट्रिंग वाले दिखा रही है या इंटीजर वाले दिखा रही है? ये इंटीजर वाले दिखा रही है। हाँ, काउंट है, लेंथ है ना, बिट काउंट, बिट लेंथ, XYZ, नोमिनेटर 2 बाइट्स समथिंग समथिंग। और अब अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूँ, तो स्ट्रिंग वाली दिखाएगी। स्ट्रिंग कैपिटलाइज आ गया। एक तो ये फ़ायदा, आप बोलें टाइप लिखने का फ़ायदा ये है, VS कोड की इंटेलिजेंस मेरी बड़ी हेल्प करती है। डॉट लिखता हूँ, सारी चीज़ें बता देती है। एक फ़ायदा तो ये आ गया। कंपाइलेशन लेवल पे कोई फ़ायदा? कंपाइलेशन लेवल पे फ़ायदा हो सकता है अगर ये कोड में चलाऊँ इस तरीके से। देखिए मैंने इसको इंटीजर करा, गलत करा। अभी का कोड सिंपल है, 2 वेरिएबल बने हुए। पहला वेरिएबल इंटीजर है लेकिन वैल्यू स्ट्रिंग है, दूसरा वेरिएबल इंटीजर है लेकिन वैल्यू कॉपी होकर आ रही है ऊपर वाली, वो प्रिंट हो रहा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। इंटेलिजेंस वाला बात तो समझ में आ गई, जो VS कोड ऑटो सजेशन देता है, ऑटो कंप्लीट करता है, वहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। रन करने के लिए मैंने टर्मिनल खोला, रिफ्रेश करा, होपफुली नज़र आ रहा होगा सबको। पाइथन app.py चलाया। इसका मतलब इस कंपाइलर में मसला है, ये कंपाइलर चेक नहीं करता। अब इसके लिए आपके पास एक टॉपिक है, आपने जाके खुद सर्चिंग करनी है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या? जस्ट इन टाइम कंपाइलर पैकेज एक इंस्टॉल होता है MyPy। जिस तरीके से Node.js में हम पैकेज इंस्टॉल करते थे, कौन सी कमांड होती थी? npm इंस्टॉल और पैकेज का नाम। यहाँ पर क्या कमांड है? जस्ट इन पिप इंस्टॉल और पैकेज का नाम MyPy। जैसे ही आप ये लिख के इंटर करेंगे MyPy इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी हुआ है और मैं MyPy से इस तरीके से अपना कोड चलाऊँगा। और इसने क्या करना है? एरर शो करना है। एरर आ गया? यस सर। मैं बता देता हूँ, कमांड लिखी हुई है। आपके पास जो कोड आपको नज़र आ रहा है, इसको कोड को मैंने पाइथन से चलाया। मेरे पास पाइथन कहाँ से आई थी? पाइथन मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल करी थी। जिस तरीके से हम Node.js इंस्टॉल करते थे, वैसे मैंने पाइथन इंस्टॉल कर ली। पाइथन इंस्टॉल हो गई। पाइथन मेरे पास कौन सी नाम से चल रही थी? PYTHON। आप में से हो सकता है किसी के बाद नाम थोड़ा चेंज आ रहा हो, पाइथन 3 आ रहा होता है, किसी के बाद 3.12 आ रहा है, उसका मसला नहीं है। ये क्लियर है? इसमें कोई सवाल? पाइथन इंस्टॉल करी, पाइथन से कोड चला लिया। हमें पाइथन के कंपाइलर में एक प्रॉब्लम मिली। क्या प्रॉब्लम मिली? टाइप चेकिंग। टाइप चेक नहीं कर रहा। फिर हमें पता लगा कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर हमें प्रोवाइड करता है। क्या नाम है उसका? MyPy। जैसे हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट था TSC, हमने उसको इंस्टॉल कैसे करा? MyPy को पिप इंस्टॉल MyPy। और अब हमने पाइथन के बजाय MyPy से जब अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करा तो उसने एरर डिटेक्ट कर लिया। यस सर। क्या डिटेक्ट करा उसने एरर? इंटीजर। आपने टाइप गलत दी है। और जब मैं इसकी टाइप सही करता हूँ, मैं वापस से स्ट्रिंग की क्लास लिखता हूँ यहाँ पर। स्ट्रिंग की क्लास लिख दी। यस सर। अब चलाएं। अब एरर नहीं आया। तो सिर्फ मैंने क्या चेंज करा? कंपाइलर। कंपाइलर। ये कौन सा कंपाइलर? जस्ट इन टाइम। तो ये चलते वक्त टाइप चेक करेगा। नहीं, एग्जीक्यूट भी होता है पाइथन में। एग्जीक्यूशन यही होती है। हाँ, वो वाले कंपाइल करा खाली, एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन है। तो आपके पास, लेकिन ये टाइपस्क्रिप्ट से मैच नहीं करना। टाइपस्क्रिप्ट बहुत एडवांस कंपाइलर है, उससे MyPy को मैच नहीं करना। MyPy सिर्फ आपको ये फैसिलिटी दे रहा है जो आपको नजर आई है। ये समझाने की नहीं मैंने बात करी। टाइपस्क्रिप्ट जो होता है वो इंटरप्रेटर था, ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। अब आपके पास ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, टाइप वाला। अब आपसे आप बोलोगे स्ट्रिंग क्या है? क्या है स्ट्रिंग? है क्लास। क्लास है।
उस क्लास को मेथड डेटा टाइप यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ये बताना होता है कि जो डेटा है ये इस क्लास से आया है, इस क्लास का इंस्टेंस है, या इस क्लास की कॉपी है, या इस क्लास से बन के आया है। ये क्लास जो है इस स्ट्रिंग का क्रिएटर है, तो ये हमें बताना होता है, इसलिए हम डेटा टाइप लगाते हैं। समझ गए? अब वापस आते हैं, डेटा टाइप हो गया टॉपिक। ऑपरेटर्स, क्या क्या नाम है ऑपरेटर्स के? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, मीन। आप लोगों ने जो नाम बताए ये पाइथन है, जावास्क्रिप्ट में लिमिटेड ऑपरेटर्स है, पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। आप जाके सर्चिंग करें, आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलेंगे जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। तो एक सर्चिंग कर लेना अपनी नॉलेज के लिए, ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो पता हो कि ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है, मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ। स्ट्रिंग कास्टिंग क्या है ये? स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, नहीं, किसी भी टाइप को कन्वर्ट करना, एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करवाना स्ट्रिंग कास्टिंग कहलाता है। कास्टिंग कहलाता है। स्ट्रिंग कास्टिंग क्या है? एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है? एक्सप्लिसिट है। कैसे एक्सप्लिसिट है? एग्जीक्यूट होता है ना कोड। ये आपके पास डेटा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये क्या हुआ हुआ? कैसे हुई? SCR की क्लास दे दी, तो ये एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है? कैसे एक्सप्लिसिट है? रीज़न बताए। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? डिक्लेरेटिव है, नॉन डिक्लेरेटिव है? डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर मैंने करा, मैंने बताया, मैंने इसको डिक्लेयर करा कि भाई ये वाला कलर है, ऐसा है, ऐसा है। डिक्लेरेटिव क्या हो गया? एक्सप्लिसिट। और नॉन डिक्लेरेटिव मतलब मैंने डिक्लेरेटिव नहीं करा, इम्प्लिसिट हो गया। ठीक है, तो ये 10 ग्रामर है इंग्लिश की, 2-4 वो आपको समझ आ जाएंगे। वापस आते हैं, चलो ये वाला टॉपिक तो इतना मसला आपके नहीं है। कंट्रोल फ्लो, इसमें क्या है? कंट्रोल फ्लो हमने नहीं देखा है, लेकिन एक्सप्लोर तो करा होगा ना किसने, क्लास में नहीं पढ़ा हमने। क्या लग रहा है नाम से? फॉर लूप, कंडीशंस, इफ एल्स। अच्छा, फॉर लूप, कंडीशंस, इफ एल्स तो पता है ना आपको क्या होता है? वो होता है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो उसको क्यों बोला जाता है? बहुत सारी रीज़न है, मैं आपको बहुत शॉर्ट बताऊंगा ताकि आप कभी भूलें नहीं। सपोज कर रहे हैं ये मेरे पास कोड है, मैं बहुत सारा कोड लिख दिया। ये बात तो सब जानते हैं कि पाइथन जो है वो कौन सी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की क्या ब्यूटी होती है? क्या नज़र आ रहा है? इंटरप्रेट होती है इस तरीके से। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसको इंटरप्रेट बोलते हैं, इस प्रोसेस को लाइन बाय लाइन चलती है। ये ब्यूटी है ना। तो जहाँ पर क्रैश हो यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। अभी जो स्क्रिप्टिंग है, इस स्क्रिप्टिंग में जब आपने कंट्रोल फ्लो करना होता है, कंट्रोल फ्लो कैसे होगा? अब आप तो कहेंगे यार स्क्रिप्टिंग तो सब चला रहा है। अब आपने यहाँ पे इफ़ लिखा, इफ़ को कोई कंडीशन दी, कोई भी कंडीशन देकर आपने प्रिंट करवा लिया, फिर आपने एस लिखा। देखें जाए तो जावास्क्रिप्ट वाले सिंटैक्स से सिर्फ ब्रैकेट हट के ब्लॉक आ गया, इंडेंटेशन आ गई। जावास्क्रिप्ट में यही होता था, ब्रैकेट होते थे, यहाँ पर कॉलन आ गए और कॉलन से शुरू में इंडेंटेशन आ गई, बस ये फ़र्क है। अब ये जो इफ एल्स मैंने लिखा हुआ, इस पर कंट्रोल फ्लो कैसे काम करेगा? इंटरप्रेट होता हुआ आ रहा है, देखें चलता हुआ आया, जैसे यहाँ पर आया कंट्रोल फ्लो लिख गया। कंडीशन, कंडीशन चेक करी, अगर ट्रू है तो क्या चलेगा? ये वाला। अगर फॉल्स है तो क्या चलता? नीचे वाला। दोनों हेलो वर्ड है, चलो एक को हेलो कर लेते हैं, एक को वर्ड कर लेते हैं। अगर ट्रू है तो क्या चला? नीचे वाला। फॉल्स है तो क्या? इसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। मतलब ये कंट्रोल फ्लो जो चलता हुआ आ रहा है, इसको हमने कंट्रोल करा, किसी चीज़ को हमने चलाया, किसी को नहीं चलाया, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कंट्रोल फ्लो किससे कंट्रोल होता है? कंडीशन से। फॉर लूप में भी कंडीशन होती है, वो आइटरेटिवली बार बार एक ब्लॉक पर चला रहा था, जैसी कंडीशन फॉलो होती है रुक जाता, जब तक कंडीशन ट्रू चलता रहता। तो ये कंट्रोल फ्लो होते हैं, मतलब आपने एक फ्लो को कंडीशन से कंट्रोल करके आइटरेशन में चला लिया या इस तरीके से चला लिया। ठीक है, इसके सिंटैक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात आप गौर से सुन लें, कंट्रोल फ्लो तो चलो समझ में आ गया। आप लोग तो यहाँ बैठे हुए ना, अगर आपसे मैं कहूँ आपने प्रोडक्शन लेवल पाइथन डेवलपर बनना है, तो एक सवाल आता है कि बिगनर को प्रोडक्शन लेवल पाइथन डेवलपर नहीं बनाया जाता। इसकी रीज़न ये, अगर मैं कोई सिंटैक्स लिखता हूँ प्रोग्रामिंग में, मेरे पास कुछ सवाल होने चाहिए। सवाल क्या है? ये जो मेरा लिखा हुआ कोड है, इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यूज़र पर्सपेक्टिव से क्या होगी? इसका मतलब क्या है? जो मैंने पानी बनाया है, ये पानी की बोतल है, ये यूज़र जब पिएगा तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए शक्ल क्या होगी? सही है। मतलब अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई तो यूज़र उसको कैसे देखेगा? यूज़र उसको ऐसे देखेगा, ऐसे चलाएगा, पता है ना आपको?
तो ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ, इस कोड का रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा यूज़र के लिए, जो यूज़र इस्तेमाल करेगा मेरे प्लेटफॉर्म को, तो उसके लिए इफ एल्स की क्या लॉजिक काम कर रही होगी। मतलब आपके लिए इफ एल्स क्या खाली सेंटेक्स है, या आपके लिए इफ एल्स एक पूरी लॉजिक है जो आपको पता है कि यूज़र के लिए ये वाला काम कर सकती है। क्या है आपके लिए? लॉजिक। क्यों? क्योंकि आप लोग बिगनर नहीं हैं। आप लोगों को ये मालूम है मेरा लिखा हुआ कोड रियल वर्ल्ड में कैसे चलेगा, यूज़र उसमें क्या डेटा इंसर्ट कर सकता है, यूज़र का डेटा कहाँ पर आके मेरे पास बैकएंड पर सबमिट होगा, और उस डेटे के ऊपर मैं क्या काम करूँगा। मतलब अगर कोई क्लाइंट कोई अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट बताए, वो बोले भाई ये बॉटल मुझे सेल करनी है, तो आपको पता है उस बिजनेस रिक्वायरमेंट के पीछे मुझे क्या बनाना है और बनाने के लिए क्या कोडिंग करनी है। ये सवाल का जवाब आपको पता है, तो इसका मतलब आप बिगनर नहीं है, आपके पास जवाब है। इसका मतलब आप कोड कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हो सेंटेक्स है, आप ये देख रहे हैं ये एक लॉजिक है जो ये काम करके देगी। आपकी नज़र में वो सेंटेक्स नहीं, आपकी नज़र में वो लॉजिक। तो इसका मतलब आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है कि आप पाइथन के बेस्ट डेवलपर बनो, क्योंकि आप सेंटेक्स की हद तक नहीं, आप सेंटेक्स से आगे निकल रहे हो। अगर हमें कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें 4 लोग रह रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, छत डालेंगे 4 लोग रह लेंगे, क्या मतलब। लेकिन अगर एक बिल्डिंग में 50,000 लोगों की सर्कुलेशन हो, आना जाना हो, तो उसको आप ऐसे बना लेंगे सिंपल तरीके से। नहीं। उसमें हर एक डिपार्ट इन्वॉल्व होगा, हर एक एक्सपर्ट स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होगा। उस बिल्डिंग का बनाने से पहले मट्टी चेक करी जाएगी, अब परमिशन ली जाएगी गवर्नमेंट से, अलग अलग स्टेक होल्डर आएंगे, वो अपना काम करेंगे, आर्किटेक्चर आएगा। मतलब बिल्डिंग बनने से पहले सारी प्लानिंग होगी, पहले से पता होगा बिल्डिंग का हाइट क्या होगी, कहाँ पर जाएगा, हवा का रुख क्या होगा, क्या क्लाइमेट है, पानी कहाँ से आएगा, XYZ सब पता होगा। सारी परमिशन पहले से होंगी, स्टाफ पहले से हायर होगा, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, भाई इस तारीख को इतने बजे आपने इतने लोग मुझे देने और ये काम करेंगे, हर चीज़ पहले से तय होगी। फिर जाके वो बिल्डिंग आप बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 50,000 लोग, तो क्वालिटी, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन पैटर्न, आप ये सारे नाम आप रिपीट करना है। डिज़ाइन पैटर्न रिपीट करो, पैराडाइम, आर्किटेक्चर, सिस्टम डिज़ाइन, ये सारी नॉलेज आपके पास होंगी जब भी एक ऐसी एप्लीकेशन बनेगी जिसमें 50 मिलियन यूज़र का ट्रैफिक है। क्योंकि 50 मिलियन का मतलब है मेरा कोड में छोटी सी गलती पूरा बिजनेस गिरा देगी। 50 मिलियन का मतलब अगर एक बंदा 1 रुपया कमा के दे रहा है, 50 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, 2 लोग थोड़ी हैं। तो उसका मतलब कोडिंग के अंदर भी सिर्फ सेंटेक्स काफ़ी नहीं है। सेंटेक्स से पहले पैराडाइम है, डिज़ाइन पैटर्न है, लॉजिक है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हैं तो सेंटेक्स आता है बाद में। पहले आपको ये पता होता है मुझे करना क्या है, फिर आपको देखते हैं जो मुझे करना है कौन से वाले काम से किस तरीके से होगा। तो जो सर ने अभी मसल मेमोरी का नाम लिया था थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में, सर क्या बता रहे थे, सर कह रहे थे कि अगर आपको कोडिंग हाथ से लिखना आती तो आपको याद हो जाती है। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सपीरियंस आ जाती है, आपको एक्सपीरियंस होता है खुद ब खुद। तो जब आपको कोई लॉजिक मिलती है तो आप उस लॉजिक से कोडिंग खुद लिखते हो। आप बोलते हैं इस लॉजिक से ये लिखना है, इस लॉजिक से ये लिखना है। आप सिंटैक्स नहीं देखते, आप लॉजिक देखते। तो आप इस पर आपका जो टारगेट है वो ये है कि आपने पाइथन इस लेवल की पढ़नी है कि SpaceX जो सबसे अच्छा पाइथन का इंटरव्यू लेती है, उस लेवल पे जाकर आप पाइथन का इंटरव्यू दे सकें या उसके डेवलपर के साथ उसके लेवल का काम कर सकें। तो इसका मतलब सेंटेक्स अच्छा करना है। क्या इसका मतलब सेंटेक्स याद करना है? क्या करना है? तो इसका मतलब है कि पैराडाइम पे वर्किंग करनी है, डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर वर्किंग करनी है, एक कोड को स्केलेबल कैसे बनाएं उसके ऊपर वर्किंग करनी है। अब कुछ सवाल आता है, अगर आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में कुछ सवाल हो सकते हैं आपसे। आप इंटरव्यू में जाते हैं, नॉर्मली ये लिस्ट एंड टपल, क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड? क्या है ये लिस्ट एंड टपल? अरे इम्यूटेबल और म्यूटेबल। लिस्ट एंड टपल क्या है? अरे तो दोनों में हो रहा है लिस्ट एंड टपल में। सर म्यूट और इम्यूटेबल और म्यूटेबल होते हैं। आप भी कह रहे हैं टपल स्टैटिक है, लिस्ट डायनेमिक है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं टपल स्टैटिक है, लिस्ट डायनेमिक है? सही बात है ना, इसमें घबराने का। टपल में फिक्स नंबर आता है और लिस्ट में जितने चाहे नंबर लगा हुआ। और म्यूटेबल होती है। अब रीज़न क्या है क्यों इन दोनों को यूज़ करें? अगर टपल में फिक्स नंबर है, लिस्ट में बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग क्यों बनाया? सर इम्यूटेबल और म्यूटेबल है ना। नहीं, यूज़ केस क्या है? आप कह रहे हैं रीड ओनली डेटा हो जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो, टपल में लिखो। हाँ। जिस डेटे में फ्यूचर में डेटा इंसर्ट होना है, जैसे मैंने डायरी लिखी, डायरी में डेटा आता जा रहा, लोग आते जा रहे हैं, टेंडर्स में लगाते जा रहे हैं, ऐड हो रहा है ना डेटा। यस सर। तो ये लिस्ट है। जी। जहाँ पर फिक्स डेटा है वहाँ पर टपल है, जहाँ पर डेटा ऐड होगा फ्यूचर में तो वहाँ लिस्ट है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जहाँ पर टपल लग रही है वहाँ पर मैं लिस्ट भी तो लगा सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत टपल की? मैं ऐड नहीं कर रहा तो नहीं ऐड कर रहा, तो उसमें तो लिस्ट में भी काम हो जाएगा। ये मैंने लिस्ट बनाई,
एक सवाल जवाब, सवाल आपका अपना अच्छा है। आपने कहा इसके अलावा मेमोरी का एक सवाल आता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मेमोरी ले रही है, कौन सी चीज़ कम मेमोरी ले रही है। क्योंकि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास डेटा आएगा तो मैं लिस्ट यूज़ करूँगा, अगर डेटा स्टैटिक है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, टपल। टपल। लिस्ट में डेटा फ्यूचर में ऐड हो सकता है यस सर। और टपल में डेटा फ्यूचर में ऐड नहीं, नहीं हो सकता, जो लिख दिया इम्यूटेबल वो होता है। तो मुझे ये बताएं, क्या वो सवाल है जो भी आपने बताया मेमोरी, कितने लोग कह रहे हैं मेमोरी, हाँ टपल जो है मेमोरी कम यूज़ करता है, लिस्ट ज़्यादा यूज़ करती Yes, है, sir. कितने लोग एग्री कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस से बताएं। अब वो जो आपने ये बात बताई है मेमोरी की, इसकी लॉजिक मुझे बताएं कैसे। आपने बता दो कि ये मेमोरी है, कैसे? फिक्स नंबर ऑफ एरे, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट। एक आपके पास डीएसए में टॉपिक आता है, यहाँ पे बीएससी से कितने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने डीएसए पढ़ा हुआ है? क्या टॉपिक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है वो टॉपिक? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करा आपने? अच्छा, किस आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करा जो 100 हुआ था? जावा। अगर मैं पाइथन में डीएसए लेकर आऊँ तो आप बोलोगे यार पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आप डीएसए लेकर आ जाओ, क्योंकि एक बेस्ट प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर होगा वो अच्छी कोडिंग करेगा, सीधी बात है, गलती नहीं करेगा। लेकिन डीएसए को बहुत ज़्यादा हाइपर लेना तो गलत हो जाएगा। उसकी रीज़न बता रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट ये है, इस टॉपिक से पहले एक और टॉपिक है मेरा। देखें, मेरा काम पढ़ाना नहीं, मेरा काम आपको कंफ्यूज करना है। पढ़ाने का काम सर का था, मैं आप लोगों का भी जानबूझ के कंफ्यूज करूँ ताकि आप क्वेश्चन क्रिएट करें। मुझे आप में क्यूरियोसिटी चाहिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखें। थोड़ी देर पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया था टीचर का, ये वाला। इसमें क्या करा था हमने, क्या करा था? टीचर नेम क्या है, सर अली जवाद, और संडे क्लास टीचर नेम क्या था, टीचर नेम। पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने ये टीचर नेम लिखा है, उसमें वैल्यू असाइन करी, आपका काम खत्म। क्या आपने ये सोचने की ज़रूरत है कि सर अली जवाद मेरे लैपटॉप में कहाँ जाके सेव हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, इसकी कितनी लिमिट है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कब तक रहेगा, और अगर संडे क्लास टीचर को टीचर नेम चाहिए था तो ये क्या इसके पीछे वर्किंग होगी कि टीचर नेम सर अली जवाद उठ के क्लास टीचर को आ गया। मैं इसकी आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, दोनों में सेम वैल्यू प्रिंट होगी, पक्का कर लेते हैं दोनों में। सॉरी, माय पेन ही चलाना था मुझे। ये फिर गलत चल गया। दोनों में सेम वैल्यू है। यस सर। कैसे भाई? मैंने तो सर अली जवाद एक जगह लिखा है, ये जो प्रिंट हुआ है 2 बार सर अली जवाद कैसे प्रिंट हो गई? 2 दफ़ा कॉल करवाइए, अलग अलग वेरिएबल। आपको अगर प्रिंट मैंने 2 बार लगाया है, नहीं सर, लेकिन भाई वेरिएबल जो तो मैंने नाम एक बार दिया, दूसरे वाले में स्टोर करवा दिया सर। ये कैसे भाई? ये मेरे पास एक अपडेट कर मोबाइल दिया। है, ये एक मोबाइल है सर के पास, सर का मोबाइल है ये। अगर ये सर मोबाइल आपको देते हैं, सर के पास मोबाइल रहेगा? नहीं नहीं रहेगा ना। ऐसा तो नहीं सर ने मोबाइल आपको दिया, सर के पास भी आपके पास भी, कॉमन सेंस है ना। कॉपी। अभी तो ये पूरा डेटा जा रहा है ना भाई, कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अगर आप लो लेवल पे जाते हो, लो लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है? सर अली जवाद की ओनरशिप किसके पास है? ये मोबाइल की ओनरशिप किसके पास है? सर अली जवाद के पास। ये आपको दिया ओनरशिप किसके पास चलेगी? हमारे पास। समझ लें, सामने जावेद साहब बैठे हैं, जावेद साहब के पास चलेगी। समझ सही है? अब ये टीचर नेम है, टीचर नेम के पास क्या डेटा रखा हुआ है? सर अली जवाद। ओनरशिप किसके पास है? सर अली जवाद के पास। अब टीचर नेम हमने किसको दे दिया? संडे क्लास टीचर। अब टीचर नेम के पास कुछ बचना चाहिए, नो। कॉन्सेप्चुअली। लेकिन दोनों के पास डेटा कैसे रखा हुआ है? इसका Line by मतलब line पीछे पढ़ रहे पाइथन ने कोई वर्किंग करी है। ये वर्किंग हमने नहीं करी और हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं हाई लेवल। अगर आप लो लेवल पे होती है, जो मैं सवाल कर रहा हूँ ना, ये रियल में ऐसा ही हो रहा होता। आपने जैसे टीचर नेम की वैल्यू संडे क्लास टीचर को दी, टीचर के पास से गई हो, फिर आप टीचर के बोलते हैं आपके पास क्या? बोलते मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी वैल्यू तो मैंने वहाँ दे दी। सही बात है ना? यस सर। अब क्या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ रहा है? पीछे कौन वर्किंग कर रहा है? सारी है पाइथन। पाइथन वर्किंग कर रहा है। और आपको क्यों सोचने की ज़रूरत नहीं है पाइथन क्या कर रहा है? हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब ये होता है आपने अपना काम कर दिया, बाकी पाइथन संभाल लेगा। और लो लेवल में क्या होता है?
हर चीज़ जाके खुद देखी। मैंने आपको एक कॉमन प्रॉब्लम बता दी है, ये प्रॉब्लम थी। लो लेवल वाला इस चीज़ को खुद से मेंटेन करता, बैलेंस करता, मैनेज करता, फिर जाकर वो दिखाता। ये रहा कॉन्सेप्ट लिए ना भाई, एक मोबाइल है उनको दे दिया, इनके पास कैसे? तो लो लेवल पे हमें नहीं जाना ना, तो हाई लेवल प्रोग्रामर है। अब अगर आपसे कोई सवाल करे, कोई बोले भाई आप पाइथन डेवलपर हो, मुझे कोड लिख के दिखाओ जो आपने क्या बोला था, स्पेस एंड मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, वो सारी चीज़ें आ गई। आप कोई मुझे बताए, मैं इंटरव्यू देने जाऊँ, इंटरव्यूअर मुझसे सवाल करे आप पाइथन का कोड लिखो, मेमोरी आपने ना बिल्कुल कम से कम यूज़ करनी है, स्पेस कम से कम यूज़ करनी है। एक टॉपिक होता है DSA जिसका आपको नहीं जाना, प्रॉपर DSA लगानी है, मेमोरी तो बिल्कुल ऐसे हो और बिल्कुल कम हो। तो उसका जवाब क्या बनता है? उसका जवाब ये बनता है कि भाई अगर आपने बिल्कुल ही मेमोरी ऑप्टिमाइज कोड लिखना है, स्पेस ऑप्टिमाइज कोड लिखना है, पहली बात आप पाइथन को यूज़ ही नहीं करो। आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकालो जो लो लेवल पे वर्किंग करती हो। पाइथन तो हाई लेवल है, पाइथन में तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती कि हम मेमोरी को मैनेज करें। ऐसे कि हाँ, हम एज अ कोडर है मेमोरी मैनेज करेंगे, हम यानी बिल्कुल ही वर्ड्स लिख दें, खराब कर दें, जहाँ डबल चाहिए वाले से लगा दीजिए, जहाँ डबल चाहिए वहाँ डबल लगाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने हमें इसी ने दिए ना। उन्होंने हमें ये चीज़ें बना के क्यों दी है कि हमें लो लेवल पे ना जाना पड़े। उन्होंने कहा आपके एंड पे हमने हर चीज़ बना के दे दी। जब आपके पास स्टैटिक डेटा हो आप क्या लगाओ, जब आपके पास डायनेमिक डेटा हो आप क्या लगाओ, बाकी लोग काम हो जाए। स्टैटिक डेटा पे क्या लगेगा, डायनेमिक पे क्या लगेगा। ये उन्होंने हमें क्यों बना के दे दी, ताकि हमें लो लेवल की टेंशन ही ना हो। जब हमारा डेटा स्टैटिक हमने डबल यूज़ करी, जब डेटा डायनेमिक हमने लिस्ट यूज़ करी, हमें क्या लेना मेमोरी से। सही बात है। तो इसका मतलब पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर ही सवाल बनता ही नहीं कि मेमोरी कम मेमोरी ज़्यादा। अगर मेमोरी कम रखनी तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो। लेकिन डेवलपर ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही ख़राब कोड लिख के बोले तो मैं तो पाइथन ऐसे लिखूँगा, वो बात अलग हो जाती है, वो एक डिफरेंट बात है। टॉपिक समझ में आ गया? आप मुझे ये बताएं, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, समझ में आ गया? वो मैं बता रहा हूँ ना, वो भी बताया नहीं मैंने। अब आ जाते हैं, मैंने लिखा लिस्ट। समझ में आ गया ना? हाई लेवल पे आपने लो लेवल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इंटरव्यूअर सवाल कर सकता है। अब उसका क्या हल निकालें? मना तो नहीं करेंगे ना इंटरव्यूअर को, भाई मुझसे ये सवाल नहीं पूछो, वरना मुझे नहीं, तो मुझे पढ़ के आना पड़ेगा ना। तो पॉजिटिव सोचे ना भाई। अब आप ये बताएं, अगर इंटरव्यूअर सवाल पूछे, वो बोले भाई लिस्ट और डबल के दरमियान क्या फ़र्क है, आप बोले स्टैटिक डायनेमिक, आप उसको दिल चाहे बोले बात तो सही है, थोड़ा सा और पूछता हूँ, बोले इसके अलावा क्या है, आप बोले मेमोरी। अब आप सब मुझसे तो निकल गया मेमोरी। अब वो कहेगा तो आपने बात बोली है, समझाओ कैसे, बोल तो दिया, समझाओ। तो पता तो होना चाहिए ना कॉन्सेप्चुअली। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करें आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ये टेबल है रेस्टोरेंट का, एक बंदा गया, आपने रेस्टोरेंट वाले को क्या रिक्वेस्ट करेंगे, एक कुर्सी की रिक्वेस्ट करेंगे, भाई एक बंदे की नहीं कुर्सी दे दो मुझे, वो आपको दे देगा, आप बैठ जाएंगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। वो आपको मतलब दे देगा भाई ये टेबल है, इस पर एक कुर्सी, आप बैठ जाओ। यही होता है ना नॉर्मली हम रेस्टोरेंट में जाते। थोड़ी देर बाद आपके दोस्त की नज़र पड़ती है, यार मेरा दोस्त रेस्टोरेंट में बैठा हुआ, इसके पास पैसा है मैं, और मैं इसको कैसे छोड़ दूँ। अब वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, उसने बोला भाई आपकी 6 टिकट है, उधार है, और मैं तो नहीं छोड़ूंगा आप। अब मुझे ये बताएं, ये पॉसिबल है कि जहाँ पर वो बंदा बैठा हुआ है उसके एग्जैक्ट बराबर वाली सीट खाली हो? नहीं है। आप क्या करो, रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट करोगे भाई आप मुझे 2 लोगों की सीट चाहिए, तो क्या ये ज़रूरी रेस्टोरेंट उसी जगह पे दूसरी सीट लाए, या रेस्टोरेंट ये बोल सकता है भैया दूसरे टेबल पर आ जाए, वहाँ 2 चेयर है? बोल सकता है। पॉसिबल है ना। यही कॉन्सेप्ट मेमोरी पे ले जाए। मेमोरी मतलब रैम, रैम के पास क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ, 1 के बराबर मैंने क्या ऐड करा, 2। अब ज़रूरी है रैम में जहाँ पर 1 रखा है, रैम में उसी जगह पर बराबर में 2 की जगह खाली हो? नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब दोबारा से वो रिक्वेस्ट करेंगे भाई टेबल 2 लोगों का चाहिए, फिर जो एक जो है ये अपनी सीट से उठेगा, जाहिर सी बात है, और दूसरे टेबल पे दोनों जाके बैठ जाएंगे। मतलब एक को कितनी बार बैठना पड़ा, एक बार बैठा फिर उठा फिर दूसरी बार बैठा, तो इसका टाइम बढ़ गया ना। इस बेचारे का तो टाइम एग्जीक्यूशन बढ़ गई, और ये 2 की भी दो की तो टाइम एग्जीक्यूशन वही है जो होनी चाहिए। अब फ्यूचर में एक और दोस्त आ गया, उसने कॉल लगा दी थी पीछे सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये आज अच्छे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, छोड़ना नहीं है। अब तीसरा दोस्त आया, दोबारा टेबल लेना पड़ेगा, दोबारा से सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं, दोस्त तो आ जा रहे हैं, एक साथ बहुत सारी सीटें ले लेते हैं, तो क्या पूरे रेस्टोरेंट की सीट्स ले लें? हमें कैसे पता लगेगा कितने दोस्त आएंगे? मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव से लॉजिक क्या बनती है,
डबल। अगर मैं एक सीट पे था, मेरा दोस्त आया, मैंने डबल कर लिया। अगर मेरा तीसरा दोस्त आया तो मैं क्या कहूँगा, 3 लोगों की सीट लूँगा, 4 लोगों की, 4। क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक बंदा आ जाए, भाई ये मैसेज चल चुका है आगे, सही है। तो मैंने यहाँ पर कितने लोगों की जगह ली, जैसे तीसरा बंदा आया 4 की, 2 लोगों ने अपनी जगह चेंज करी, उठे दूसरे टेबल पे गए, तीसरा बैठा, फिर फ्यूचर में चौथा आया, 3 को जगह चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं, पहले तो सीट है। 5वां आया, अब क्या करें, जगह बदलेंगे। अब 8 लोगों की जगह लेनी पड़ेगी। 8 लोगों की जगह ली, 4 लोगों ने अपनी जगह चेंज करी, 5 में बैठ गया। 6ठा आया, जगह चेंज होगी, नहीं, सिर्फ 6ठा बैठेगा। 7 में, नहीं, 8 में पे, नहीं 90 पे, होगी। अब 16 लोगों की जगह लेंगे, 8 लोग अपनी जगह चेंज करेंगे, फिर 9 बैठेगा। ये आपकी क्या है, ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप इसकी एवरेज निकालें, मीन निकलता है ना, 1 + 1 डिवाइड बाय 3 3, क्या निकलेगा। 0। अगर आप क्लास में आए 5 मिनट में, वहाँ से यहाँ पर आए 5 मिनट में, आप आए 10 मिनट में, आप आए 7.5 मिनट में, एवरेज क्या है, एवरेज टाइम क्या है, 5, 10 और 7.5, 3 लोग आए, एवरेज टाइम क्या है, 22.5 को 3 से कर दो। तीनों को प्लस करके आप 3 से डिवाइड करेंगे, आप बढ़ेंगे, ये एवरेज टाइम है। 10 22 को सही है, एक कॉन्सेप्ट चलिए हम बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बेचारा आया, जल्दी आया, 3 डिवाइड 3। इसकी वजह से इसका टाइम ज़्यादा लगा, फिर टाइम ज़्यादा लगा, फिर टाइम ज़्यादा लगा। तो अगर इन सबका मिला के एवरेज टाइम निकालें तो कितना सारा टाइम आएगा एवरेज टाइम। वो हर किसी ने इतना टाइम लगाया जगह चेंज करने में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आ गई ना, यस। मेमोरी तो अलग बात है, मेमोरी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आ गई। तो अगर आपने इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एवरेज निकाला तो टाइम ज़्यादा रहा। टपल में क्या होगा, फिक्स है। 3 लोग निकले, 3 लोग रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने कहा 3 सीटें चाहिए, तीनों बैठ गए, प्रॉब्लम होगी बार बार टेबल चेंज करने की, नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगी, नहीं। लिमिटेड होगी, जितना टाइम तीनों का लगा वही की टाइम। तो ये फ़र्क है, आप ये लॉजिक बता सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक लॉजिक है आप कि मैं लिस्ट और टपल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट लिस्ट वाली हुई तो लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, अगर रिक्वायरमेंट टपल वाली हुई तो टपल यूज़ करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट यूज़ ही ना करें, आप बोले भाई मुझे ऐसा करना ही नहीं है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फैसला होगा। जी जिस भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट का आपके रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। इंटरव्यू में अगर कोई सवाल करे तो आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड पे ये काम हो रहा है। इसकी सिंपल रीज़न है, सिंपल रीज़न ये है, एक बैकग्राउंड की वर्किंग बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा शॉक हो जाओगे ये क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने वेरिएबल बनाया था, मुझे ये बताएं इम्यूटेबल और म्यूटेबल का वर्ड आप लोग यूज़ कर रहे थे, ये जो स्ट्रिंग है ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल है, कैसे अपडेट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट रिप्लेस होगा, हाँ। ऐसा ही है। इसका कॉन्सेप्ट क्या जाता है म्यूटेबल और म्यूटेबल का, ये क्या कॉन्सेप्ट है, चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट रिप्लेस होगा। स्ट्रिंग को अगर आप चेंज करोगे तो क्या पुराना वाला स्ट्रिंग भी रहेगा, नया भी आ जाएगा, नहीं, अपडेट हो रिप्लेस कर जाएगा। रिप्लेस कर जाएगा। नंबर में भी अगर हम प्लस कराते हैं तो हम दोबारा से वेरिएबल को इस्तेमाल करके प्लस कराते हैं, सही है, मतलब रिप्लेस हो रहा है। लेकिन लिस्ट में ऐसा होता है, नहीं, लिस्ट में तो वो डेटा रहता है, उसमें मजीद डेटा ऐड होता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो आपका वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर है। आपके पास बैकएंड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट होता है सी के अंदर, स्ट्रक्ट बना हुआ था, इसमें एक सिंबल के नाम का ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या करता है, सारे वेरिएबल के नाम रख लेता है, खाली नाम रख लेता है। जब भी कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बात करता है तो वेरिएबल से बात नहीं करता, वो वेरिएबल की एक लोकेशन होती है, वो एक लोकेशन दूसरी लोकेशन से बात करती है, जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं। वेरिएबल का काम है पॉइंट करना, भाई मेरा डेटा वहाँ रखा हो। वेरिएबल के पास डेटा नहीं है, वेरिएबल को पता है कि डेटा वहाँ रखा हो, तो उस जगह की लोकेशन है ना, उस जगह की वो लोकेशन है। इसी तरीके से जो सरली जवाब लिखा हुआ है, ये वेरिएबल ने किसी जगह पर रखवा दिया। अब वेरिएबल को ये पता है ये रखा हुआ कहाँ है, इसको हम बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। तो जब संडे क्लास टीचर ने आया, उन्होंने कहा सरली जवाब को, तो उसने क्या करा, उस मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाया और दूसरी मेमोरी लोकेशन पर उसकी कॉपी बना दी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन पर अपडेट नहीं हुआ, उसको उठाया और दूसरी जगह पर उसका दूसरी चीज़ बनाई, दूसरी कॉपी बनाई। अगर ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर सामान रखा हुआ है, अगर इस सामान के साथ मज़ीद सामान आता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्योंकि चेंज हो रहा है ना, आता जा रहा है।
और अगर इजाज़त ही ना हो उसको कोई सामान आने की, सामान आया तो मतलब सारा हटाओ फिर नया आए, इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग और लिस्ट के इंटीजर के केस में क्या होता है? इम्यूटेबल, पुराना वाला हटता नहीं आता है, इसका मतलब नई मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है। और लिस्ट के केस में क्या होता है? सब वही रहता है, नई चीज़ ऐड होती रहती है। तो इसका मतलब एक टॉपिक यहाँ पर आता है, पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस कितने लोगों को सुना हुआ ऐसा लग रहा है? हमने सुना हुआ, बस सुना हुआ तो सारों ने ना, सुना हुआ कितने लोगों ने? टाइप स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था ये जी। क्या कॉन्सेप्ट?